तो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे आयांस एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके लिए हम आदि बैच में लेके आ चुके हैं क्लास 10th के लिए मैथ। मैथ का आज हम पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, जिसमें हम क्या सभी संख्याओं के बारे में जानेंगे, और इसमें जो थ्योरी है उसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल की सहायता से हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले तो सबसे पहले आप हमारे आदि बैच से जुड़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो। और आपको अगर क्या कहते हैं, क्लास का नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए आपको, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर क्या करना है, ज्वाइन करना है। वहां पे आपको सभी क्लासों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्लास 10th के लिए मैथ का वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जिसमें हमें पढ़ना क्या है, तो आपको रियल नंबर के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि रियल नंबर कहते किसे हैं या होता ही क्या है। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर आपको पता होगा तभी आप जान पाएंगे। तो देखिए, अगर हम कहें तो सभी परमेय और अपरमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, ध्यान दें। यानी अगर हम बात करें परमेय संख्या जिसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, यानी अपरमेय संख्या जिसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं, अगर इनको हम सम्मिलित रूप से लिख दें तो वही हमारी क्या होती है, वास्तविक संख्या है। यानी अगर मुख्य रूप से हम समझें तो वास्तविक संख्या वो संख्या कहलाती है जिनका मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, कैलकुलेशन, मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग सभी संख्याएं, चाहे वो भिन्न में हो, चाहे दशमलव में हो, चाहे बटे शहर में, चाहे जिसमें हो। ठीक है, सभी संख्याएं जिसमें हम क्या करते हैं, गुणा भाग जोड़ घटाना क्रियाकलाप करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, सभी क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, देखो, वास्तविक संख्या जो होती है, ये इनको देखो, यहाँ पे जैसे एग्जांपल में दिया गया है, √3, 2/√5, √15, 4/11, 7/12, 15/17, इसी तरह से -15/2 लिख सकते हैं, 2/-15 लिख सकते हैं। सभी संख्याएं क्या है, ये वास्तविक संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या, या फिर इन्हीं को हम रियल नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देखो, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या को हम अंग्रेजी के कैपिटल आर नंबर से क्या करते हैं, इसका सिंबल होता है, इसको हम इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, रियल नंबर को कैपिटल आर, और इसको अंग्रेजी में रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स को आपको समझने से थोड़ा फ्लो चार्ट समझ लेते हैं कि कैसे नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए अगली स्लाइड लेते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, तो सबसे पहले देखिए, कोई नंबर्स होता है तो हमारे पास एक नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, जटिल संख्या। ठीक है, एक होता है जटिल संख्या। अब इसको हम दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, किस पार्टों में, दो पार्टों में। पहले को हम क्या कहते हैं, पहला जो पार्ट होता है वो हमारा होता है रियल नंबर्स का। ठीक है, रियल नंबर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। आपके क्लास 10th का पहला चैप्टर ही क्या है, आपका वास्तविक संख्या। दूसरा क्या होता है, काल्पनिक नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं काल्पनिक नंबर। ठीक है, इमेजरी नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक संख्या। देखो, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स में सभी संख्या जिसमें क्या रहता है, बटे में हो, दशमलव में हो, भिन्न में हो, किसी में हो, सभी रियल नंबर होते हैं। काल्पनिक नंबर क्या होता है, यानी अगर कोई संख्या आपके रूट के अंदर माइनस में आ गया, जैसे √-12, √-24, ठीक है, ये सभी क्या है, काल्पनिक है। मतलब देखो, रूट के अंदर कोई संख्या माइनस में नहीं रह सकती, ये आपको पता है। कैसे नहीं रखती, जैसे आप -2 का स्क्वायर करोगे तब भी क्या आने वाला है, 4, और 2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आने वाला है। तो यानी किसी संख्या का पूर्ण, अगर वह पूर्ण वर्ग है तो वर्गमूल निकालने पर वो माइनस में नहीं रह सकता। ठीक है, इस तरह से क्या है, ये इमेजिनरी नंबर, मतलब इसकी हम कल्पना कर सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है रेशनल नंबर, यानी कि सॉरी, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। इसको हम दो पार्टों में बांटते हैं। ठीक है, कितने पार्टों में, दो पार्टों में। कौन कौन से होता है, एक होता है हमारा रेशनल नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। और दूसरा हमारा होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जिसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए, रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें क्या कर सकते हैं हम, p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, p/q के फॉर्म में लिख लें, और जहाँ पे q आपका जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों आपका जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों, किसी भी संख्या को अगर आप जीरो से भाग कर दोगे तो उसका क्या हो जाता है, आंसर इनफाइनाइट या फिर अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, इनडिफाइनाइट हो जाता है। तो जिससे क्या होता है, क्यों अगर जीरो हो जाएगा तो ये तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, तो आपका क्यों अगर जीरो नहीं होगा तो ये परमेय संख्या कहलाएगा। तो किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिखें जहां पे क्यों आपका जीरो ना हो, वही क्या कहलाएगा, आपका परमेय संख्या। उसके बाद इरेशनल नंबर, जिसको हम क्या करें, p/q के रूप में ना लिख सके। ठीक है, ना लिख सके, और यहाँ पे भी आपका क्यों बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखो, एक कंडीशन और होता है, जो कि p और q हमारे नंबर्स क्या होंगे, p और q, ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पूर्णांक, यानी पूरा पूर्णांक होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में देखें, ध्यान दें, हमने लिखा 5/7, ये क्या है, p/q के रूप में, ये क्या है, ये परमेय संख्या है। हमने लिखा 2, ठीक है, क्या ये परमेय संख्या है,
ये तो p बटे q के रूप में नहीं दिख रहा है ना, लेकिन है, क्यों है? किसी भी संख्या के नीचे अगर हम एक लिख दें तो कोई फर्क पड़ता नहीं, और हमने क्या कहा है, q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, एक हो जाएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो आपका क्या होगा, 2/1 भी आपका परिमेय संख्या होगा, यानी रेशनल नंबर कहलाएगा। अगर हमने दशमलव लिखा 0.5, ये भी क्या होगा, परमेय संख्या, क्योंकि इसको हम भिन्न में बदल सकते हैं, यानी 5/10 हो सकता है, ठीक है। इस तरह से परमेय संख्या, यानी अगर आपको सीधी सीधी बात किया जाए तो परमेय संख्या वो सभी पर संख्या होती है जिनको हम p/q के रूप में कह सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे चाहे आपको वो भिन्न हो, ठीक है, चाहे वो दशमलव में नंबर हो, ठीक है, वे सभी क्या होती है, परमेय संख्या। अपरमेय संख्या यानी जैसे हमने लिखा √5, ये आपको पहचानने के लिए रूट इस पे लगा होगा, और रूट उसके ऊपर लगा होगा जिसका पूर्ण वर्ग ना निकल सके, ठीक है। जैसे रूट का हमने 36 लिख दिया, तो 36 का पूर्ण वर्ग निकल जाता है, ये वर्ग पूर्ण वर्ग है ना, वर्गमूल इसका निकल जाता है, क्या होता है, प्लस माइनस का 6। तो प्लस माइनस का 6 नंबर क्या होता है, ये आपका एक परमेय संख्या हो जाएगा। यानी अपरमेय संख्या जो होती है रूट के अंदर होगी, परंतु आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो संख्या उसके रूट के अंदर रखी गई है वो संख्या क्या होनी नहीं चाहिए, आपके पास वर्गमूल नहीं होना चाहिए, किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपको अपरमेय संख्या। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अपरमेय संख्या को हम 3 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। कितने पार्टों में, 3 भागों में। एक हमारा हमारा क्या होता है, ऋणात्मक संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं, निगेटिव, ठीक है। और एक क्या होता है, शून्य। दूसरा क्या होता है हमारा, धनात्मक, ठीक है, यानी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। ध्यान दें, ऋणात्मक संख्या जो होता है वो कहाँ से चलता है, -1 से -2 ऐसे बढ़ते हुए माइनस इनफाइनाइट तक, शून्य यानी जीरो। प्लस वाला +1 से, ठीक है, +2 से ऐसे बढ़ते हुए प्लस इनफाइनाइट। देखो, जो धनात्मक संख्या होता है इसी को हम क्या कहते हैं, अगर केवल पॉजिटिव नंबर्स को हम लेंगे तो सिर्फ क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। अगर हमने इसी संख्या में हमने जीरो को भी शामिल कर लिया, क्या कर लिया, जीरो को भी शामिल कर लिया, अगर जीरो को शामिल कर लिया तो यही क्या कहलाएगा, आपका पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर, ठीक है। क्या कहलाएगा, होल नंबर, ठीक है। यहाँ से आपको समझ जाएगा, अगर हमने ऋणात्मक मिला दिया तो क्या कहलाया जाएगा, पूर्णांक, यानी कि इंटीजर। यानी हम इन तीनों को अगर एक साथ लिख दें, यहीं पर हमारा क्या बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लो। यहाँ पे आपको स्लाइड में दिख रहा है कि आपको कुछ फ्लो चार्ट दिया गया है, जिसमें क्या है, वास्तविक संख्या जो कि परमेय और अपरमेय के रूप में होता है। परमेय संख्या हमने जिसे p/q के रूप में क्या होते हैं, लिख सकते हैं, जहाँ पे आपका q बराबर जीरो ना हो। अपरमेय संख्या में क्या है, अपरमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सके, और यहाँ पे भी क्या होगा, q बराबर जीरो नहीं होगा, ये हमेशा आपको रूट के अंदर दिखेगी। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, यानी जितने पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, प्लस का 1 प्लस का 2 ऐसे लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक जितने नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या है, यानी जब हम प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर में ही क्या कर देंगे, जीरो को शामिल करें, 0 1 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट, ये क्या है, आपके पूर्ण संख्या कहलाएंगे। पूर्णांक किसे कहते हैं, जब इसी पूर्णांक संख्या में हम क्या कर रहे हैं, ध्यान रखें, ऋणात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या, और उसके बाद इसमें जीरो को पूरा शामिल कर दे तो क्या कहलाएगा, आपका पूर्ण संख्या कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। ये चीज आपको समझ में आया। अगर एक चीज यहाँ पे एक और संख्या के बारे में आपको जानना चाहिए, सह संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। भाज्य अभाज्य आपको वैसे भी पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप क्लास 9th में पढ़े हैं, उसका एक लेक्चर पढ़ा होगा, उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। क्लास 9th में आपको भाज्य अभाज्य सभी संख्याओं के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या जो होती है, यानी दो ऐसी संख्या है जिसमें क्या होता है, कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर 1 हो जाए। अगर आप कॉमन फैक्टर नहीं जानते किसे कहते हैं, यानी उभयनिष्ठ गुणनफल, तो आगे हम आ रहे हैं, आगे समझाते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगली नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, कह रहे हैं संख्याओं के गुणनखंड, यानी फैक्टर्स ऑफ नंबर। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर अब यहाँ से आप इसमें बहुत ही ध्यान से इसे पढ़िएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा पूरा चैप्टर, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, उसके बाद कह रहे हैं संख्या के गुणनखंड, यानी फैक्टर ऑफ नंबर्स क्या होता है, ठीक है। यानी देखिए, किसी भी संख्या को आप अगर लिख रहे हैं, तो जब कोई संख्या किसी अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित करे तो वह संख्या विभाजित होने वाली संख्या क्या करेगा, गुणनखंड। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप नोट कर सकते हैं, और वैसे आपको समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए। मान लो कोई नंबर है, ठीक है, एक नंबर है, उसको कोई अन्य अन्य संख्या जो है पूर्ण रूप से विभाजित करे, पूर्ण रूप से क्या करे, डिवाइड कर दे रही है, वो संख्या जो डिवाइड कर रही है वो संख्या क्या कहलाएगी, अगली वाली संख्या को क्या कहलाएगी, वो फैक्टर कहलाएगी। अब यहाँ पे समझने के लिए आप देखिए, एग्जाम्पल में आपको 12 लिखा गया है, ठीक है। तो देखो, 12 किससे किससे डिवाइड हो सकता है, 12 1 से डिवाइड होगा, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, और 4 से। उसके बाद 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 7 8 से नहीं होगा, 9 से, 10 से भी नहीं होगा, 12 से डायरेक्ट हो जाएगा। यानी ये इसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे, ठीक है। क्या कहलाएंगे, फैक्टर। यानी ऐसे नंबर्स जो किसी भी नंबर को क्या कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तो वो नंबर उसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। जैसे 13 में देखो, 13 क्या है,
इसमें 1 और 13, केवल 1 से ये डिवाइड होगा और 13 से डिवाइड होगा, यानी 1 और 13 के अलावा ये किसी भी संख्या से डिवाइड होने वाला नहीं है ना। तो देखो, जो केवल दो ही संख्या से डिवाइड हो, यानी एक एक से और स्वयं से, वो क्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। और जो संख्या अन्य संख्याओं से, यानी वो उसके फैक्टर एक से दो से ज्यादा हो जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, कंपोजिट संख्याएं कहलाती है, जैसे या भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। अब आपको पता चल गया संख्या के क्या होते हैं, फैक्टर हम किसे कहते हैं। ठीक है, संख्या के फैक्टर हम किसे कैसे, देखो इसी में आता है अभाज्य। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर की बात की जाती है। अगर प्राइम फैक्टर की बात की जाए तो मतलब ध्यान से देखो, किसी भी नंबर का अगर हमने क्या लिखा, फैक्टर लिखा, तो उसमें से कौन कौन सा नंबर ऐसा है जो कि प्राइम नंबर है। तो देखो, 12 में लिखा हमने, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4, 6 और 12, इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। तो इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? तो एक आपका प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर, तो ध्यान से सुनिए आप। एक ना तो कंपोजिट नंबर है ना तो प्राइम नंबर है, ये चीज याद रखिए। एक क्या होता है, ना तो कंपोजिट नंबर होता है ना तो प्राइम नंबर होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए, दो आपका प्राइम नंबर होता है, तीन आपका प्राइम नंबर होता है, चार कंपोजिट नंबर है, छह कंपोजिट नंबर है और 12 कंपोजिट नंबर है। ठीक है, यानी इसके प्राइम फैक्टर में कौन कौन आने वाले हैं, 2 और 3। तो इसका कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टर, देखो 12 को ऐसे आप रखिएगा। ठीक है, जैसे लासा मासा निकालते हो ना आप लोग, उसी तरह से 2 6 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, ये हो गया आपका 2 गुणे 2 गुणे 3, इसको इस रूप में हमने क्या कर दिया, फैक्ट कर दिया। ठीक है, यानी आप किसी भी संख्या क्या कर सकते हो, फैक्टर निकाल सकते हो। आपको फैक्टर समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। देखिए, अब आपको कुछ संख्याएं हम दे रहे हैं। ठीक है, आप अगर मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 45। ठीक है, 45 का आपको बनाना है प्राइम फैक्टर कितने हैं। ठीक है, तो देखो 45 को आप क्या करिएगा, ऐसे डिवाइड करिएगा, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो पहले 3 से डिवाइड होगा, तो 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, 15 आ गया। उसके बाद 3 से, 3 × 5 = 15 और 5 एकम 5, ये हो गया ना। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 3 3 × 3 × 5, ये क्या होगा, इसके प्राइम फैक्टर हो गए। ठीक है, 3 × 3 × 5। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 3 का स्क्वायर × 5। ठीक है, ये हो गया। यही क्या है आपका, यही आगे आपको रूल बनने वाला है, जो कि आपका रूल किस नाम से जाना जाएगा, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, यानी अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, अर्थमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम कहलाएगा। इसमें क्या होता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं। ठीक है, इसको ऐसे लिखा गया है कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कुछ बड़ी चीज नहीं है, जो पीछे आपको बता के वही चीज है। यानी किसी संख्या का जो फैक्टर होता है, ठीक है, क्या होता है, फैक्टर, वही क्या कहलाता है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक। देखिए, इसमें बात कर रहे हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, मतलब उसको हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल फल के रूप में लिख सकते हैं, तथा वह यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, मतलब अद्वितीय होने का मतलब उसके जैसा फिर कोई नहीं होने वाला। अब इसका पूरा मीनिंग क्या है, अब ये समझते हैं। देखिए, आपके पास एक संख्या दी है 210। ठीक है, 210 है। अब इसका क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभी पीछे समझ के आए कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके पीछे देख लीजिए। अब इसको हम कैसे निकालते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। देखो, 2 से 2 × 2, एक में भाग नहीं जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे, 2 × 5 = 10, और नहीं कटेगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 × 3 = 3 × 5 = 15, 5 से कटेगा, 5 × 7 = 35, 7 से कटेगा, 7 × 1 = 7। अब देखो, 2 × 3 × 5 × 7, ये इसका क्या आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब यही क्या है, सिस्टम है। इसमें कह रहे हैं कि आप किसी भी भाज्य संख्या को, यानी 210 आपका क्या है, भाज्य संख्या, आप किसी भी भाज्य संख्या को आप उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हो, तो क्या होगा, अद्वितीय। मतलब आप कोई भी किसी भी बच्चे को ले लो, A to Z, मान लो आपके क्लास में 40 बच्चे हैं। ठीक है, क्या है, 40 बच्चे, अगर 40 बच्चे सही सही करेंगे, 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन यही आने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, यही आंसर आने वाला है सभी का। हाँ, हो सकता है कुछ बच्चे इसको 2 × 3 × 5 × 7 के रूप में लिखें, हो सकता है कुछ बच्चे 2 × 3 × 7 × 5 के रूप में लिखे, हो सकता है कुछ बच्चे 3 × 7 × 5 × 2 के रूप में लिखे। ठीक है, मतलब इसका क्रम इधर का उधर हम कर सकते हैं। ठीक है, क्रम इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, जो शब्द होगा यानी जो नंबर होगा, वो हमारे नंबर क्या होंगे, एक ही जैसे होंगे, दूसरा नहीं आने वाला है। ठीक है, देखिए वहां पे 2 एक ही बार था, 5 एक ही बार है, 3 एक ही बार है, 7 एक ही बार है। तो सभी संख्या जो हमने लिखी है नीचे, उसमें सभी संख्याएं क्या है, एक ही बार आई है, बस उनका क्रम आगे पीछे हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे यही कह रहा है, उनके क्रमों के बिना ही वो अद्वितीय है। मतलब अगर उनका क्रम इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन उनका जो आने का नंबर है, यानी जो आएंगे वो संख्या, वो हमेशा एक ही जैसे आएंगे। किसी भी नंबर का आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यही क्या है, आपका अभाज्य गुणन का आधारभूत प्रमेय, यानी अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है। ठीक है, आपको समझ आ गया है?
चलिए देखिए, यहाँ पे आपको एक नंबर दे रहे हैं, समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपके पास एक नंबर हो गया, ठीक है, 1024, ठीक है, ये हो गया आपके पास एक नंबर। अब इसका क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करिए, ठीक है, हम इसको चलो व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होता है, दो से डिवाइड करते हैं, दो पंचे 10, दो एकम दो, दो दूनी चार, फिर दो से डिवाइड करेंगे तो दो दूनी चार, एक हासिल आएगा, यहाँ पे कैरी होगा, 11 होगा, ठीक है, यानी 11 बनेगा, तो दो पंचे 10, फिर एक कैरी, दो छंग 12, 256 आ गया, दो से काटेंगे, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो आठ 16, ठीक है, दो छंग 12, दो चौक 8, उसके बाद दो तिहाई चार, दो दूनी चार, दो एकम दो, दो 16 दूनी 32, ये 8, इसके बाद दो और सॉरी चार, दो और इसके बाद दो एक, अब देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, कितने रुपए, दो चार पाँच छः सात आठ नौ और 10। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 10, ठीक है। अब कोई भी बच्चा या फिर आप ही लोग ट्राई करिए, ठीक है, आप लोग अपना रफ निकालिए, उसमें क्या करिए, 1024 का क्या करिए, गुणनखंड करिए। गुणनखंड करने के बाद क्या हो रहा है कि आपको लगेगा कि यही चीज हम भी क्या रहे हैं, पा रहे हैं, ठीक है। आप लोग गुणनखंड इसका यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तब फिर क्या करेंगे आप, फाइंड, यही आंसर आपको फाइंड होगा, 2 की पावर 10, यानी दो का मल्टीप्लाई 10 टाइम्स, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी संख्या का हम अगर वो भाज्य संख्या है, तो वो उसका गुणनखंड कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो हमें क्या हो, नंबर का एक ही नंबर मिल रहा है, यानी आंसर एक ही जैसा मिल रहा है। हाँ, हो सकता है उसका क्रम आगे पीछे हो रहा हो, लेकिन उसका नंबर जो आंसर होगा वो एक ही जैसे मिल रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आप देखिए, यही क्या है आपका अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, अगर समझ में आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, कह रहे हैं किसी संख्या का गुणनखंड करना, यानी आपको एनी नंबर्स दे दिया जाए उसका फैक्टर करना है, ठीक है। तो देखिए इसके दो तरीके होते हैं आपको फैक्टर करने के लिए, जो कि आपकी किताबों में भी बताया गया है, ठीक है। पहला तो आपको भाग विधि, जो कि आप कक्षा 6 7 8 से ही पढ़ते चले आते हैं, भाग विधि, ठीक है। डिवाइड मेथड जो होता है आपको उसको करते हैं, जो कि पीछे भी समझ के आ रहे हैं। और उसके बाद एक मेथड और आपकी किताबों में दिया गया है, वृक्ष मेथड, यानी ट्री विधि, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, है वही चीज, थोड़ा सा घुमा दिए, कुछ है नहीं, ठीक है, इसमें डरना नहीं है। चलिए ध्यान से समझते हैं। आपको यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, जिसको हम क्या करें, वृक्ष विधि से यानी ट्री मेथड से क्या करेंगे, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखो 156 लिखा गया है, इसको आप करिए ऐसे, फिर तीर बनाइए, यहाँ से आपको जिस संख्या से पहले डिवाइड होगा, सबसे पहले 2 से, फिर 3 से, 5 ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो 2 से आप करिए, तो 2 से काटेंगे तो 2 तो 14, और कैरी आएगा एक, 16 बनेगा, 2 8 16, ठीक है, हो गया इतना। उसके बाद इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से, 2 तिया 6, दोनों 18, फिर अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, ठीक है। तो 3 से 13 क्या 39, अब 13 किसी से नहीं कटता है, प्राइम नंबर है, इसी के लिए लें। तो देखो जो इस किनारे पे आया वही आपका क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, ये आपका क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। यही आपका थ्री मेथड, कुछ नहीं करना, बस उसी तरह से आपको भाग करना है, बस सिंपल से इसमें ऐसे लकीर बना है, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसको भाग भी से कर ले, तो भाग भी तभी पीछे समझ गए ना, आपको उसी तरह से काटना है, ऐसे एलसीएम की तरफ, 2 से काटेंगे, 2 14, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, उसके बाद 3 से 13, और 13 से 13 कम 13, वही आया ना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है, 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, देखिए आंसर दोनों का क्या आया, सेम ही आ गया, ठीक है। आंसर दोनों का सेम आया, चाहे आप वृक्षभिद से करिए, चाहे आप डिवाइड मेथड डिवीजन मेथड से करिए, ठीक है, चाहे आप भाग भी से करिए, चाहे जिससे करिए, आंसर आना दोनों का सेम। तो आपको अच्छे से ये समझना है कि वृक्षभिद से कब करना है, कब भाग भी से करना है। तो ध्यान से देखिए, आपको ज्यादातर क्या करना है, भाग विधि यानी डिवीजन मेथड ही लगाना है। जब आपको स्पेशली क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाएगा कि इस संख्या का क्या करिए, प्राइम फैक्टर आपको ट्री मेथड से या वृक्षभिद से निकालिए, तो आपको तभी क्या करना है, वृक्षभिद का उपयोग करना है, ठीक है। चलिए आई वक्त में आएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ एग्जांपल्स हैं, गुणनखंड करना है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ये वाला नंबर आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आप पहला जो क्वेश्चन है इसको आप होमवर्क में रखिएगा, इसको आप होमवर्क करिएगा, दूसरा नंबर हम आपको बताते रहे, ठीक है। दूसरा नंबर हम ट्री मेथड से बात कर रहे हैं, तो अगर ट्री मेथड से देखेंगे तो इसको पहले हम 2 से काटेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 जीरो में 0, 2 जीरो में 0, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 जीरो में 0, 2 जीरो में 0, 2 एकम 2। अब एक संख्या किससे कटेगी, शायद 3 से कटेगी, 3 से कटेगा, देख लीजिए नहीं कटेगा, ठीक है, 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से भी नहीं कटेगा, यानी 7 से कटेगा, ठीक है। तो 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, उसके बाद 2 बचेगा, 7 त्रिक 21, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद 21 से कटेगा, ये संख्या 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 3 33, ठीक है। अब 13 किसी से नहीं कटता, ठीक है,
तो ध्यान से देखिए, अब ये संख्या क्या हो गया, कट गया। अब इसमें ये लिख लिए 2, 2, 7, 11 और 13, यानी 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, ये नंबर आपके क्या हो गए, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन क्या करना है, होमवर्क है। इसमें आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको ट्री मेथड से करना है, ठीक है आपको। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब आपके लिए इतना ही क्लास, ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलिए, आप क्या करिएगा, हमारे आयांस अकेडमी को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको आधी बैच क्या हो जाए, पूरा फ्री में आपके लिए मिल जाए। उसके बाद आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं, ठीक है, क्या आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम पर चैनल पे जाना है, और उसमें क्या करना है, इस वाले चैनल पे क्या करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया भी गया होगा, या फिर नहीं, आप सर्च कर लीजिएगा आयांस अकेडमी नाम से, तो आएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको क्या हो जाएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए, आज इतना ही, धन्यवाद।